नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएल अकेडमी में। ये वो मंच है जहां मिलती है आपको प्रेरणा, अध्यात्म और महान व्यक्तित्वों की अनमोल कहानियां। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार। भारत की आजादी का संघर्ष, इसमें अनगिनत नायकों की कहानियां हैं ना। पर एक नाम ऐसा है जो समझौता ना करने वाली देशभक्ति का प्रतीक बन गया है, सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम सब प्यार से नेताजी कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके सबसे मशहूर, सबसे जोशीले नारे से। एक ऐसा नारा जो आज भी सुन लें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि आजादी के लिए उनके पूरे फलसफे का, उनकी पूरी सोच का निचोड़ था। तो कौन थे सुभाष चंद्र बोस? उनकी कहानी शुरू होती है 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में। वो एक जाने माने परिवार में पैदा हुए और यहीं से उनकी एक असाधारण जिंदगी का सफर शुरू हुआ। बचपन से ही सुभाष में गजब का अनुशासन और तेज दिमाग था, पढ़ाई में बहुत होशियार। कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद 1920 में वो इंग्लैंड चले गए और वहां जाकर उन्होंने वो कर दिखाया जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। प्रतिष्ठित इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस का एग्जाम पास कर लिया। सोचिए, ये उस समय ब्रिटिश सरकार में एक पक्की, शानदार नौकरी की गारंटी जैसा था। अब देखिए, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद उनके सामने एक ऐसा फैसला लेने का वक्त आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तो बोस एक दोराहे पर खड़े थे। एक तरफ था एक आईसीएस अफसर बनने का रास्ता, आराम, इज्जत, एक शानदार जिंदगी, ब्रिटिश साम्राज्य की नौकरी। और दूसरी तरफ था देश की आज़ादी का रास्ता, एक स्वतंत्रता सेनानी का जीवन जो संघर्षों और मुश्किलों से भरा था। कुछ भी तय नहीं था। और उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? त्याग का। 1921 में उन्होंने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना साफ था, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं, पर अंग्रेजों की गुलामी में नहीं, बल्कि एक आज़ाद इंसान की तरह। ये दिखाता है कि एक आज़ाद भारत के लिए उनका इरादा कितना पक्का था। भारत वापस आकर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं के साथ काम किया। बात यहां तक पहुंची कि 1939 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। लेकिन यहीं पर सोच का एक बड़ा फर्क सामने आया। मुद्दा था, आज़ादी मिलेगी कैसे? अहिंसा के रास्ते से या फिर हथियारों से लड़कर? इसी गहरे मतभेद के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी अलग पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। और यहीं से उनकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होता है। अब लड़ाई सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के मंच पर लड़ी जानी थी। साल था 1941। भारत में अंग्रेजों की उन पर कड़ी नजर थी, लेकिन वो किसी तरह उस निगरानी से बच निकले और एक बेहद खतरनाक सफर पर निकल पड़े। ये कोई मामूली सफर नहीं था। ये इस बात का साफ संकेत था कि अब वो हथियारों के साथ लड़ने के लिए विदेशी मदद ढूंढ रहे हैं। और ये सफर उन्हें पूरे एशिया से होते हुए जर्मनी तक ले गया। उनका ये मिशन, ये वैश्विक अभियान यूरोप से शुरू हुआ और फिर पहुंचा साउथ ईस्ट एशिया। और यहीं पर भारत की आज़ादी के लिए उनका सबसे बड़ा सपना, उनकी सबसे बड़ी योजना हकीकत बनने वाली थी। और वो योजना क्या थी? एक अपनी सेना बनाने की। और उन्होंने ये कर दिखाया। 1943 में साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने बनाई आज़ाद हिंद फौज, जिसे इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, सैन्य कार्रवाई के जरिए ब्रिटिश राज से भारत को आज़ाद कराना। इंडियन नेशनल आर्मी की अपनी एक अलग ही पहचान थी। इसका नारा था जय हिंद। इसका आदर्श वाक्य था इत्तेफाक, एतमाद, कुर्बानी, यानी यूनिटी, फेथ, सैक्रिफाइस। और इसका युद्ध घोष था दिल्ली चलो। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। बोस ने कुछ ऐसा किया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में महिलाओं की एक पूरी रेजिमेंट बनाई, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। ये एक सचमुच क्रांतिकारी कदम था। तो सेना तो बन गई, अब आगे क्या? अब हम उनके प्रयासों के सबसे ऊंचे मकाम की बात करते हैं, एक सरकार की स्थापना। तारीख थी 21 अक्टूबर 1943, जड़ा थी सिंगापुर। यहां एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। नेताजी बोस ने आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद की स्थापना की, यानी आज़ाद भारत की एक अस्थायी सरकार। यह सिर्फ एक ऐलान नहीं था, यह ब्रिटिश हुकूमत को एक सीधी, खुली चुनौती थी। और इस सरकार में सारी बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने खुद संभाली। वो हेड ऑफ स्टेट भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी और वॉर मिनिस्टर भी।
ये दिखाता है कि वो इस आंदोलन को लेकर कितने समर्पित थे और उनका नेतृत्व कितना मजबूत था। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। अब हम बात करेंगे उनकी जिंदगी के आखिरी सफर की और उस विरासत की जो आज भी जिंदा है। उनके आखिरी दिनों पर एक रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है, एक ऐसा सवाल जिसने दशकों से इतिहासकारों को, उनके चाहने वालों को, सबको उलझा कर रखा है। जो आधिकारिक कहानी है वो ये कहती है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ और खबर आई कि इस हादसे में लगी चोटों की वजह से नेताजी का निधन हो गया। लेकिन इन हालातों को लेकर, इस कहानी को लेकर आज भी बहुत से सवाल हैं और ये एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन सच तो ये है कि उनकी मौत से कई ज्यादा जिंदा उनके विचार हैं, वो विचार जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। उनका मानना था कि आज़ादी दी नहीं जाती, ली जाती है। वो कहते थे कि संघर्ष ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है और उनका सबसे बड़ा संदेश, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब त्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। और उनकी इसी विरासत को, उनके इसी जज्बे को सलाम करने के लिए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। ये इस बात का सबूत है कि आज भी वो हमारे लिए हिम्मत और देशभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि आज़ादी का एक विचार, एक जज्बा, उसे शुरू करने वाले इंसान से भी ज्यादा ताकतवर और हमेशा जिंदा रहने वाला कैसे बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट